स्टूडेंट, पुराने लेक्चर में मैंने बताया था कि पीएच डायग्राम में क्या क्या चीज होती है और प्रोसेस किस किस तरीके से होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आज मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि हमारा ये प्रेशर जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है और इंथैल्पी है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो होती है। तो प्रेशर और इंथैल्पी के बीच में जो हमारा कर्व बनता है वो इस तरीके से कर्व बनता है, ठीक है। तो इसमें हमने जैसा कि बताया कि इधर हमारा सबकूल्ड रीजन होता है, ठीक है। तो सबकूल्ड रीजन है मतलब कि इधर लिक्विड रहेगा, ठीक। तो इसको हम उसमें प्रदर्शित करेंगे, अगर जैसे मान लो एंथैल्पी में प्रदर्शित करें तो ये हमारा हो जाएगा एच एफ, ठीक है। और इधर हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन है, तो सैचुरेटेड वेपर लाइन के इधर जो भी हम हमारी जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, हमारी एच जी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जहाँ पे हमारा वेपर और लिक्विड दोनों मिक्स होगा तो इसे हम बोलेंगे एच एफ जी रीजन, ठीक है। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये हमारा सुपर हीटेड वेपर रीजन है और ये हमारा सब कूल्ड रीजन है। इन दोनों लाइंस को याद रखिएगा, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हमारा जो कंडीशंस होगी कि हमारी वो वेपर लाइन पे है, ठीक है, या फिर वो अंडर कूलिंग है, कहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है वो हम इसी वाले चार्ट से हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। उसके बाद हम बात करते हैं टीएस डायग्राम की, ठीक है। टीएस डायग्राम में जो टेम्परेचर होता है वो हमारा वर्टिकल होता है और एंट्रोपी होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये हमारा जो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब है जिसमें हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट हो, ठीक। तो इसमें जैसे प्रोसेस हमारा दिखाया गया है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 1, ठीक है। तो इसमें ये हमारे 5 प्रोसेस दिखाया गया है जब ये हमारा सुपर हीटेड वेपर में आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। जब ये सुपर हीटेड वेपर के लिए ये कर्व हमारा बना हुआ है। अगर ये हमारा सुपर हीटेड नहीं रहता, ड्राई सैचुरेटेड रहता, तो ये यहाँ से अंदर चला जाता ग्राफ और यहाँ पे हमारा आ जाता, ठीक। ड्राई सैचुरेटेड मतलब इस लाइन पे रहती है ये वाली लाइन, ठीक। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेपर कंप्रेशन साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये वाला जो हमारा कर्व है, ये वाला कर्व, तो ये जो वाली लाइन है वो हमारी कहाँ पे रहेगी, ये सैचुरेटेड लाइन पे ही रहेगी। तो देखो ये सैचुरेटेड लाइन पे आ रही है, ये जो हमारा कंप्रेसर काम कर रहा है 1 to 2 और 2 to 3 कंडेंसर काम कर रहा है, ठीक है। और 3 to 4 हमारा एक्सपेंशन बाल्ब या एक्सपेंशन काम कर रहा है, ठीक है। और 4 to 1 हमारा एवोपरेटर काम कर रहा है, ठीक। तो ये हमारा इसका क्या है, टी एस डायग्राम है, ठीक। अब पी एच डायग्राम देखते हैं, तो ये हमारा पी एच डायग्राम है। पी एच डायग्राम में देखो यहाँ पे हमारा ये इंथैल्पी कांस्टेंट है, एंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक। ये आइसेंट्रोपिक प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर है। तो ये भी हमारा जब कर्व बनता है तो ये इस तरीके से कर्व बनता है। जो भी हमारा पीएच डायग्राम होता है, पीएच डायग्राम का कर्व इस तरीके से बनता है। ऐसे भी हम बना सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक। तो इसमें हम ये जो हमारा 1 to 2 प्रोसेस होता है, अगर इसमें ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें ये कर्व्ड लाइन रहता है, थोड़ा सा इस तरीके से कर्व रहेगा, ठीक। उसके बाद ये हमारा 2 to 2 कंडेंसर प्रोसेस, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं, तो ये लाइन एकदम सीधी रहती है। और इस वाली लाइन पे केवल हमारा क्या कांस्टेंट रहता है, इंथैल्पी। तो ये वाली लाइन इसमें कांस्टेंट दिखाएंगे, ठीक। लेकिन ये इसमें नहीं, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहती, एंट्रोपी केवल 1 to 2 में कांस्टेंट रहती है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा हो गया 1 and 2 and 3 and 4, चारों प्रोसेस हो गए हमारे। जिसमें हमें जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो एवोपरेटर में हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। और कितना काम किया जाएगा वो हम कंप्रेसर के द्वारा जानेंगे। 1 से लेकर 2 तक जितना काम किया जाएगा, और 1 से लेकर के 4 तक, मतलब कि 1 से लेकर के 4 तक जितना भी हमारा जो काम होगा, मतलब कि इफेक्ट आएगा, वो हमारा आएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो हमारी जो सीओपी होती है वो होती है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटे वर्क डन। तो 1 से लेकर के 4 तक और 1 से लेकर के 2 तक, यानी कि ये हो जाएगा हमारा H H2 माइनस के H1 बटे
H1 माइनस के H4 या HF3, ठीक है। तो ये हमारी इसकी हो जाएगी क्या, COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर पूछता है कि कंप्रेसर का काम क्या है, केवल W पूछता है, तो W बराबर हो जाएगा सिंपल सा H2 माइनस के H1, ठीक है। अगर केवल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पूछता है तो हो जाएगा हमारा H1 माइनस के H4 या फिर HF3। उसके बाद इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया था, पहला हमारा संपीड़क कंप्रेसर। कंप्रेसर प्रोसेस जो हमारा है वो 1 से 2 तक चित्र में प्रदर्शित है, ठीक है। सिंपल है, आपको कुछ इसमें लिखना नहीं है, ठीक। आपको यही दिखाना है कि जो हमारा 1 से लेकर के 2 प्रोसेस है उसमें क्या क्या हो रहा है। यही हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर प्रोसेस है। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 1 से लेकर 2 तक। तो इसमें बता देना 1 से लेकर के 2 तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन ये हमारा इसमें टेम्परेचर टेम्परेचर क्यों, इसमें इंट्रोपी कांस्टेंट है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसेंट्रोपिक संपीड़न। तो ये लिखा हुआ है आइसेंट्रोपिक संपीड़न, ठीक। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, यही चीज हम इसमें लिख भी देंगे, ठीक है। और ये भी लिखेंगे कि इसको हमारा रेखा 1 से लेकर 2 तक वर्टिकल लाइन से दर्शाया गया है। और इसमें इस प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य, मतलब कि कंप्रेसर के द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, H2 माइनस के H1, जैसा कि मैंने अभी बताया। उसके बाद हम बात करते हैं कंडेंसिंग प्रोसेस की। तो कंडेंसिंग प्रोसेस हमारा कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये देखिए 2 से लेकर के 3 तक हो रहा है। तो इन दोनों में क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट है, या फिर हम इसे आइसोबारिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इसमें यही चीज दिखानी है कि टीएस एवं पीएस जो क्षैतिज लाइन दिखाई गई है 2 से लेकर के 3 तक, वो हमारी संगणित प्रक्रम को दर्शाती है। और इसमें हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं, यानी कि P2 बराबर P3 और T2 बराबर T3, ठीक है। ये चीज हम इसमें बता देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस की। तो एक्सपेंशन प्रोसेस या फिर हम इसे बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, यानी कि जिसमें हमारी इंथैल्पी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन हमारा उसमें टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट नहीं रहता है, जिसको 3 से लेकर के 4 तक दिखाया गया है, ठीक है। और इस प्रक्रम के दौरान ना तो ऊष्मा अवशोषित होती है और ना ही निष्कासित होती है, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारा आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। इसमें ऊष्मा ना रिलीज होती है, ठीक है, और ना ही खत्म होती है, ठीक, कुछ नहीं होता है, ऊष्मा बराबर रहती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, बाष्पीकरण, वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन प्रोसेस या फिर हम इसको बोलते हैं कि यहीं से हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रक्रम के दौरान जो कार्य किया जाता है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, इसे रेफ्रिजरेशन प्रभाव कहते हैं और इसे हम RE से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये क्षैतिज लाइन से 4 से 1 तक प्रदर्शित किया गया है। सेम टू सेम वही चीज हमें लिखनी है जो हम अपने कर्म में बनाए हैं, ठीक। अब इसमें हमारा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वो भी बता देना है कि P1 बराबर P4, T1 बराबर T4। यहाँ पे देखो ये दोनों हमारा कांस्टेंट है, एक ही जगह पे आ रहा है, ये भी हमारा प्रेशर भी आ रहा है, तो ये दोनों हमारे इक्वल हो गए, ठीक। तो ये हमारा बाष्पीकरण जो प्रक्रम है, इसमें हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा या इसके दौरान जो काम किया जा रहा है एवोपरेटर के द्वारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू H1 माइनस के H4 बराबर H1 माइनस के HF3। यानी कि H1 माइनस के H4 क्यों होगा, क्योंकि H1 यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, और H4 हमारा कम है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, H1 माइनस के H4, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वेपर कंप्रेशन साइकिल भी ड्राई सैचुरेटेड वेपर अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है।